चलिए आज की वीडियो में मुद्दे पर बात करने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है? ज़्यादा सोचे बिना ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, डॉलर, राइट? बट अगर आपने भी डॉलर ही सोचा है तो आप गलत हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी तो कुवैती दिनार है। पर ज़्यादातर लोगों के माइंड में आखिर डॉलर ही क्यों आता है? आज की वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डॉलर वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी बना, क्यों हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, 58% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड 60% ऑफ द ग्लोबल डेट ये सब डॉलर में डिनोट किए जाते हैं। आखिर कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की, और क्या वर्ल्ड की इकोनॉमीज इस डॉलर डोमिनेंस ट्रैप से कभी बाहर आ भी पाएंगी या नहीं? तो डॉलर डोमिनेंस की कहानी समझने के लिए हमें फॉरेन ट्रेड के कुछ बेसिक्स जानने होंगे। तो टाइमलाइन में थोड़ा पीछे चलते हैं 18th सेंचुरी में, जब वर्ल्ड में क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था। जैसे इंडिया ने अगर चाइना से चाय खरीदी तो इसकी पेमेंट वो गोल्ड के रूप में कर देंगे। बट 1870s आते आते यही सिस्टम धीरे धीरे गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट में बदल गया। एक्सचेंज रेट यानी प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। सिंपली एक देश की करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने का रेट एक्सचेंज रेट कहलाया। जैसे कि प्रेजेंट डे में $1 इक्वल्स टू 84 इंडियन रुपीज। एंड ये एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश हुए गोल्ड की हेल्प से। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ना? तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए इंडिया ने कहा कि 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए सिर्फ 10 रुपीज लगते हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए उन्हें 5 पाउंड स्टर्लिंग खर्च करने पड़ते हैं। अब एक्सचेंज रेट के लिए इसमें से गोल्ड को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और दोनों करेंसीज को इक्वेट करके एक एक्सचेंज रेट एस्टैब्लिश हो जाएगा। जैसे कि 5 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू 10 रुपी एंड 1 पाउंड स्टर्लिंग इक्वल्स टू 2 रुपीज। इसी तरह हर कंट्री ने गोल्ड को स्टैंडर्ड माना और अपनी करेंसी की वैल्यू को डिफाइन करती गई, और धीरे धीरे वर्ल्ड में एक्सचेंज रेट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया। अब हर कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितने गोल्ड रिजर्व्स उनके पास थे। पर फिर 20th सेंचुरी में हुए दो मेजर वर्ल्ड वॉर I एंड वर्ल्ड वॉर II। इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में यूएस एंटर तो करता है, पर स्टार्टिंग में एक वॉर मर्चेंट की तरह। वर्ल्ड वॉर I की स्टार्टिंग में 1914 तक जहां यूएस के मिलिट्री एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ $40 मिलियन थे, यही 1916 आते आते $2.3 बिलियन तक जा चुके थे, और वो भी सिर्फ अलाइड पावर्स यानी ब्रिटेन, फ्रांस एंड सोवियत यूनियन को वेपन सप्लाई करके। हालांकि यूएस कंपनी ने अलाइड पावर्स के साथ साथ एक्सिस पावर को भी वेपन बेचे, और वर्ल्ड वॉर II खत्म होते होते ट्रेड पेमेंट्स के रूप में या ट्रेड इम्बैलेंस सेटल करने के लिए कंट्रीज ने यूएस को गोल्ड भेजना स्टार्ट कर दिया। और वर्ल्ड वॉर II खत्म होते होते वर्ल्ड के 70% ऑफ द गोल्ड रिजर्व्स यूएस के पास पहुंच चुके थे। इन डिवेस्टेटिंग वर्ल्ड वॉर्स के बाद जब ज्यादातर नेशंस की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, फैक्ट्रीज के साथ साथ गोल्ड रिजर्व खाली हो गए थे, और यूरोप भी अपनी इकोनॉमिक पावर खो चुका था, तो 1944 में यूएस के एक छोटे से टाउन ब्रेटन वुड्स में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए, जिनका एम था वर्ल्ड इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड को रीस्टार्ट करना। पर इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन और गोल्ड की लिमिटेशन के बाद करेंसी कैसे प्रिंट की जाती और मनी के बिना ट्रेड कैसे होता? तो इसका सोल्यूशन निकाला गया ब्रेटन वुड एक्सचेंज रेट सिस्टम के रूप में, जहां पहले हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन की जाती थी। अब ब्रेटन वुड सिस्टम के अंदर हर करेंसी की वैल्यू डॉलर की टर्म्स में डिफाइन की जाएगी, यानी गोल्ड की जगह डॉलर ने ले ली। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि यूएस ने प्रॉमिस किया था कि $35 के बदले में वो 28 ग्राम्स यानी 1 आउंस ऑफ गोल्ड वापस करेगा। दिस इज अ मेजर रीजन दैट कंट्रीज ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड यूजिंग डॉलर, क्योंकि इस समय डॉलर गोल्ड जितना ही वैल्यूएबल बन चुका था, और कंट्रीज कभी भी डॉलर एक्सचेंज करके गोल्ड वापस ले सकती थी। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इस एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ साथ दो इंस्टीट्यूशन भी स्टैब्लिश हुए, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। वर्ल्ड बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर से तबाह हुई कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट एंड री एस्टैब्लिश करने के लिए लोन देने वाली इंस्टीट्यूशन बनी, और वहीं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन थी जो फॉरेन ट्रेड क्राइसिस के दौरान लोन देने का काम करती। अब वर्ल्ड बैंक एंड IMF इन दोनों में फाउंडिंग मेंबर के साथ साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर यूएस ही है, और इनिशियली इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने लोन भी डॉलर में देने स्टार्ट किए। इस तरह वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर पहुंचना स्टार्ट हुआ और डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी का सेंटर पीस बना। पर यूएस को गोल्ड रिजर्व भी तो मेंटेन करने थे, क्योंकि डॉलर के बदले में गोल्ड प्रॉमिस था। बट 1960s आते आते यूएस के स्पेस प्रोग्राम और वियतनाम वॉर्स में काफी बड़े बड़े खर्चे किए, और इसलिए उसने अंधाधुंध डॉलर प्रिंट करना स्टार्ट किया। इस समय तक अब फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसी यूरोपियन पावर्स भी दोबारा से इकोनॉमिकली थोड़ी बेटर हो चुकी थी। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने तो यूएस के गोल्ड रिजर्व के ऊपर ऑडिट की भी मांग की। ये चेक करने को कहा कि क्या यूएस जितनी करेंसी प्रिंट कर रहा है उतने गोल्ड रिजर्व्स उसके पास मेंटेन्ड भी है या नहीं, और अगर ऐसे ही डॉलर देकर हर कंट्री गोल्ड वापस ले जाती और इतना फाइनेंशियल प्रेशर बना रहता तो यूएस की करेंसी अपनी वैल्यू खो देती, और यूएस ऐसा होने नहीं देता। और इस प्रॉब्लम्स के कल्मिनेशन में आते हुए 15 अगस्त 1971 को
उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बोला कि ब्रेटन वुड सिस्टम यानी डॉलर के बदले में गोल्ड के स्टैंडर्ड पेमेंट कनेक्शन को टेम्पररीली रद्द किया जाता है। असल में ये ब्रेटन वुड का परमानेंट एंड था। I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. यानी अब कंट्रीज को डॉलर के बदले में गोल्ड नहीं मिलेगा। इस इंसिडेंट को निक्सन शॉक भी कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड का ज्यादातर ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड लोन्स ये सब डॉलर में ही कैरी आउट किए जा रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे 8 नवंबर 2016 को सारे इंडियन शॉक थे। तो इस शॉक के बाद अब कंट्रीज यूएस डॉलर को यूज क्यों करती? इसका सोल्यूशन निकाला गया पेट्रो डॉलर के रूप में। पेट्रो डॉलर कोई न्यू करेंसी नहीं बल्कि एक सिस्टम था। इस डील में यूएस ने सऊदी अरेबिया को प्रॉमिस किया कि वो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा और साथ ही मिलिट्री इक्विपमेंट एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेगा। बट सऊदी अरेबिया जो भी क्रूड ऑयल या पेट्रोल सेल करेगा उन सबकी पेमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉलर में एक्सेप्ट करनी है। सऊदी अरेबिया इस डील के लिए सिर्फ इसलिए एग्री करता है क्योंकि ना तो उसके पास ऑयल निकालने के लिए, बेचने के लिए कोई टेक्नोलॉजी थी और साथ ही मिडिल ईस्ट में अगर कोई वॉर होती तो उसके ऑयल वेल भी डेंजर में आ जाते थे। फिर धीरे धीरे जब सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा डॉलर इकट्ठा हो गया तो पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग का कंसेप्ट भी आया। यानी कि यूएस ने सऊदी अरेबिया को अलाउ किया कि यही डॉलर अब वो यूएस की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और सऊदी अरेबिया को इन्वेस्टमेंट रिटर्न के रूप में प्रॉफिट्स होंगे। धीरे धीरे मोस्ट ओपेक नेशन जैसे कि इराक, यूएई, कुवैत इन सब ने भी यही पेट्रो डॉलर सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी क्रूड ऑयल की सेल सिर्फ और सिर्फ डॉलर के बदले में होगी। ये पेट्रो डॉलर सिस्टम क्रूड ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी के साथ साथ एक्सेप्टेंस भी लाया और कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि एक्सेस डॉलर को वो यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रशिया और कनाडा जैसी कंट्रीज ने भी इसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। और इस तरह जब एक जमाने में गोल्ड ट्रेड का बेस था, उससे लेकर आज तक डॉलर ग्लोबल ट्रेड का किंग बना हुआ है। तो क्या हमेशा ही वर्ल्ड इकोनॉमी में ये डॉलर डोमिनेंस बनी रहेगी? वेल, हम यही कहेंगे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। क्योंकि यूएस ने वेनेजुएला, ईरान, रशिया जैसी कंट्रीज पर डॉलर का यूज करके सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए और इन कंट्रीज के खुद के यूएस डॉलर के रिजर्व्स को यूज करने पर भी बैन लगा दिया, जिससे इन कंट्रीज को काफी इकोनॉमिक लॉस हुआ। बट हर क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लाता है एंड यूएस डॉलर का अब वेपन की तरह यूज होते देख के वर्ल्ड की इकोनॉमीज ने डॉलर के अल्टरनेटिव ढूंढने भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके लिए वर्ल्ड की इकोनॉमीज न्यू इनिशिएटिव ले रही हैं, जैसे कि लोकल करेंसी में ट्रेड करना। रशिया पर सैंक्शन लगने के बाद इंडिया एंड रशिया का ट्रेड अब रुपीज एंड रूबल में सेटल किया जाता है। इसी के साथ इंडिया ग्लोबल ट्रांजैक्शंस में भी इंडियन रुपीज को ही प्रमोट करता है, स्पेसिफिकली श्रीलंका, नेपाल और मलेशिया जैसे देशों के साथ। एंड इवन चाइना भी ग्लोबल ट्रेड में युआन को प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स कंट्री द्वारा ब्रिक्स पे सेटलमेंट सिस्टम एक दूसरा अल्टरनेटिव है जो डॉलर डोमिनेंस को कम कर सकता है। ये सेटलमेंट सिस्टम अलाउ करता है कि ब्रिक्स कंट्री आपस में जो ट्रेड करेंगे वो लोकल करेंसी में सेटल कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, इंडिया ने पेमेंट रुपीज में की हो पर चाइना के पास ये पेमेंट युआन में रिसीव हो। इस तरह दोनों करेंसीज का ट्रेड बैलेंस बना रहेगा। इसी कारण डी डॉलराइजेशन टर्म काफी न्यूज में बनी हुई है। डी डॉलराइजेशन यानी ग्लोबल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या डेट में इन सब में डॉलर की डोमिनेंस या डॉलर के यूज को कम करना है। सेकेंड अल्टरनेटिव है ब्रिक्स का ब्रिक्स बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम, जो अलाउ करता है कि ब्रिक्स कंट्री जो भी ट्रेड करे इनकी पेमेंट डोमेस्टिक करेंसी में ही सेटल की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया चाइना से सामान खरीदे तो वो पेमेंट रुपीज में करे, बट मेन नोड ये सेटलमेंट सिस्टम होगा जो फाइनली ट्रांसफर चाइना के पास युआन के रूप में पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ डी डॉलराइजेशन करने के लिए कंट्रीज को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर की जगह थोड़ी कम करनी होगी, यानी अपने फॉरेन करेंसी एंड एसेट्स को डाइवर्सिफाई करें। साथ ही अगर वर्ल्ड में लोन लोकल करेंसीज में दिए जाएं, इससे भी डॉलर डोमिनेंस कम हो जाएगी। इससे डेवलपिंग कंट्रीज को लोन रीपेमेंट के लिए डॉलर का बर्डन नहीं पड़ेगा। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक भी यही एम करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को लोन उनकी लोकल करेंसी में ही दिए जाएं। पर क्या वर्ल्ड में डॉलर की डिपेंडेंस खत्म हो पाएगी या नहीं, ये हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू सिर्फ नंबर से नहीं है बल्कि यूएस की करेंसी की स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट के ऊपर भी बेस्ड है। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या वर्ल्ड में डॉलर डोमिनेंस खत्म होगी? इस डॉलर डोमिनेंस के खत्म होने से ग्लोबल ट्रेड कितना स्टेबल रहेगा और क्या कोई और करेंसी डॉलर की जगह ले सकती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को जानने के लिए पनेशिया ट्यूटर के साथ बने रहें।